चलिए, तो आज की क्लास है हमारी पादप परिवहन, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन, और क्लास नंबर कौन सी है? 8 है। बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पेपर में निकल कर आते हैं। अब देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था पादपों में श्वसन, तो वो श्वास भी ले रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। अब खाना खाने के बाद जैसे हम खाना खाते हैं, आपने दाल रोटी चावल पनीर मक्खन घी भी जो भी खाया, अब वो पूरी बॉडी में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आप बोलोगे यस सर, वो पूरी बॉडी में जाएगा, तब तो हमारी सेल को एनर्जी देगा। ऐसी पेड़ पौधों में भी श्वसन हो गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाना बन गया है, दोनों में ऑक्सीडेशन हो गया, भोजन का एटीपी के अणु बन चुके हैं। अब उन एटीपी के अणुओं को, भोजन को संपूर्ण शरीर में ले जाने का काम कौन करेगा? तो भैया ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट करेगा। मतलब पौधों के जिस प्रकार हमारे अंदर धमनी और सिराओं के माध्यम से रक्त का परिसंचरण होता है, वैसे ही पौधों के अंदर भी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। अब वो कैसे होता है, चलिए उस पर हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सभी लोग आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। एप्लीकेशन पर क्लास चल रही है, तो जितने लोग एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर प्रॉपर क्लास चलती है, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। फिर पूछूंगा मैं क्वेश्चन आंसर। सुनिए, क्वेश्चन आंसर्स बहुत बेहतरीन आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रहेंगे, उसमें सारे के सारे 50+ क्वेश्चन हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना। कल का और आज का मिक्सअप क्वेश्चन लेके आएंगे अपन। तो पहले अपन बोर्ड पर चलते हैं, वहां मैं आपको समझा देता हूं परिवहन क्या होता है। चलिए सभी लोग बिल्कुल गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपन। पादप में परिवहन, पादपों में परिवहन। तो भैया ये परिवहन क्या होता है, बता पाओगे जल्दी से? पादप में परिवहन, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन, पादप में परिवहन। आज सारी पीडीएफ डाल दी जाएंगी इसकी आपकी। पादप में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। देखो, परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। लेकिन क्या ले जाना? जैसे आप जाते हो, हम जा रहे हैं, बस में बैठकर आप कहीं भी चले जाते हो, तो आप परिवहन के साधनों का यूज कर रहे हो। लेकिन पेड़ पौधों में भी परिवहन होता है, तो क्या लेके जाते हैं? तो पौधे, ध्यान से सुनना, परिवहन, पादपों में परिवहन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पौधे के विभिन्न भागों तक, मैं लिख देता हूं ताकि सभी लोगों को दिक्कत ना आए। देखिए, पौधे के विभिन्न भागों तक, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं। पौधे के विभिन्न भागों तक, विभिन्न भागों तक किसको? भोजन एवं किस भी चीज का एक जगह से, हाँ बहुत बढ़िया, दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन। आप देखना, लेकिन हम पौधों में पढ़ रहे हैं, तो पौधों के या पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन, जल एवं खनिज लवण को पहुंचाने की प्रक्रिया। तो क्या क्या चीज लिखी मैंने? भोजन, भोजन, भोजन मतलब ग्लूकोज, भोजन, जल एवं खनिज लवण को, मिनरल्स को, मिनरल्स, खनिज लवण भी चाहिए भैया, खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन, जल एवं खनिज लवण को पहुंचाने की प्रक्रिया, पहुंचाने की प्रक्रिया, पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है, प्रक्रिया। तो पौधों के अंदर क्या होता है? पौधों के अंदर विभिन्न भागों में आप क्या कर रहे हो? भोजन और जल, मिनरल्स को पहुंचा रहे हो। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पादप परिवहन। अब आप बोलोगे सर, हमारे शरीर में भी तो ऐसे ही होता है, हम खाना खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जल सब लेते हैं, वो पूरी बॉडी में जाता है ब्लड के माध्यम से। पौधे कैसे ले जाते हैं? तो पौधे ले जाते हैं वाहिकाओं के माध्यम से। याद रखना, पौधों में परिवहन कैसे होता है? पौधों में परिवहन, तो पौधों में परिवहन, परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो वेसल्स के माध्यम से होता है, वाहिका के माध्यम से होता है, वाहिका। याद रखना, वाहिका को इंग्लिश में बोलते हैं वेसल्स। क्या बोल दिया जाता है? वेसल्स। तो याद रखना, VESSELS, वेसल्स के माध्यम से होता है, वाहिकाओं के माध्यम से होता है। चलिए सब लोग आ गए हैं, आप पूरा फोकस करना, ठीक है? बाद में देखने वालों के लिए रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पौधों में परिवहन वाहिकाओं के माध्यम से होता है, मतलब इनमें क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं, छोटे छोटे से पाइप होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये जो पाइप होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना, जो वाहिकाएं होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है जाइलम, क्या होता है? जाइलम। और एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम।
इन्हीं को बोला जाता है, जब हमने टिश्यू पढ़े थे, ऊतक पढ़े थे, तो संवहनीय ऊतक पढ़े थे। मतलब क्या, वेस्कुलर टिश्यू। संवहनीय ऊतक मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाले पदार्थों को ले जाने वाले ऊतक थी ये। तो वाहिकाएं दो प्रकार की हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो अब हम एक एक को पढ़ेंगे कि भाई जाइलम क्या करती है, फ्लोएम क्या काम करता है, कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से परिवहन से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा कि पौधों में भी परिवहन होता है। पौधों के अंदर किसका होता है, तो भोज्य पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना, साथ ही साथ क्या हो रहा है, पानी और आपके मिनरल्स का भी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब कौन करेगा, कैसे करेगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वाहिकाओं के माध्यम से, वेसल्स के माध्यम से जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम क्या काम करेगा, अब पहले वो पढ़ते हैं फिर फ्लोएम पढ़ेंगे। क्लियर। तो चलिए, तो सबसे पहले हम जाइलम वाहिका के बारे में पढ़ते हैं। जाइलम अब देखो जाइलम क्या काम करता है, तो ये तो यार आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सर पौधों के अंदर जल एवं विलेय, विलेय मतलब ध्यान से सुनना, घुला हुआ खनिज लवण। मतलब पौधे ऐसे नहीं होते कि कैल्शियम मैग्नीशियम इसको विलेय करके लेते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में, तो फास्फोरस फास्फेट के रूप में, तो विलेय लेकर जाते हैं। तो सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बढ़िया। तो याद रखना जाइलम क्या करता है, जाइलम नॉर्मली ये जल एवं विलेय खनिज लवण, वैसे तो खनिज लवण लिख के देगा लेकिन मैं आपको सारी भाषा बता देता हूं। विलेय खनिज लवण, खनिज लवण बोले तो मिनरल्स, विलेय खनिज लवण मिनरल्स भी लिख देता हूं मैं। मिनरल्स को ध्यान देना। तो जल एवं विलेय खनिज लवण को जड़ों से पौधों के ऊपरी मुखी भाग तक ले जाने का काम करता है। तो खनिज लवण को पौधों की जड़ों से, एक एक चीज को ध्यान से सुनना, जड़ों से ऊपरी मुखी का मतलब क्या है अभी बताऊंगा। ऊपरी मुखी याद रखना, एक एक शब्द पूछा गया इसलिए मैं आराम से बता रहा हूं आपको। तो जल एवं विलेय खनिज लवण को पौधों की जड़ों से ऊपरी मुखी प्रक्रिया के द्वारा, ऊपरी मुखी मतलब एक ही दिशा में जाती है, नीचे से ऊपर, कभी भी ऊपर से नीचे जल नहीं आता है, याद रखना। तो ये आपको सीधा सीधा मिल रहा है कि जल एवं विलेय खनिज लवण को पौधों की जड़ों से ऊपरी मुखी प्रक्रिया के द्वारा, ऊपरी मुखी प्रक्रिया के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। तो पेपर में क्वेश्चन अब देखो यहां से क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले जो जाइलम ऊतक होता है वो करता क्या है भाई, जाइलम ऊतक। तो आप बोलोगे सर जाइलम ऊतक जल एवं विलेय खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक लेकर जाता है। कहां से लेकर जाता है, तो जड़ से लेकर जाता है। तो जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक जल को कौन लेकर जाता है, तो याद रखना जाइलम। ये किस प्रक्रिया के द्वारा, तो ऊपरी मुखी प्रक्रिया। ऊपरी मुखी मतलब ये सिर्फ और सिर्फ, ये देखिए मान लो मैं पेड़ बना देता हूं यहां पर एक, ये लो, ये आपके सामने एक पेड़ है। तो यहां पर आप देख रहे हो, तो यहां पर जो जड़ें हैं, तो जड़ों से ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर लेकर जा रहा है, एक ही दिशा में, मतलब इधर उधर टहनियों में मुड़ जाएगा वो, लेकिन सीधी रेखा में एक तरह से जा रहा है। तो ये हमेशा एक ही दिशा में होती है। ऊपरी मुखी मतलब एकल दिशा होती है। फ्लोएम कहीं पर भी ऊपर से नीचे भी आता है, नीचे से ऊपर भी जाता है, ये एकल दिशा में होती है। क्या सभी को इतना क्लियर हुआ? क्या इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, क्योंकि यहां से जब प्रश्न आएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। क्लियर? तो याद रखना, हमने देख लिया इतना कि ये ऊपरी मुखी प्रक्रिया है, विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब मुझे बताओ कैसे पहुंचा देती है। कोई कोई पौधे तो सीधे सीधे 30-30 मीटर लंबे होते हैं, कोई कोई पौधे 60-60 मीटर भी लंबे होते हैं। इतने लंबे पौधों में इतने ऊपर पानी चढ़ाना,
ये कैसे हो रहा है, और वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत। समझ रहे हो? तो ये कैसा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करता है। जाइलम क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करता है। ये तो अब आप समझ गए होगे, विपरीत कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो अब विपरीत कार्य कर रहा है, क्यों? क्योंकि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा रही है पृथ्वी, नीचे, और पेड़ का लगा है पृथ्वी के ऊपर लगा है ये, तो अब ये ऊपर की ओर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। तो आप समझ रहे हो ये क्या हो रहा है, उल्टा काम कर रहा है, बहुत मेहनत लगेगी। तो अब हम देखते हैं कि भैया ये किस प्रकार से लेकर जाता है। तो अब एक चीज़ और ध्यान से सुनना, जब भी कोई पौधा, अब यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। ये देखिए, जब भी कोई पौधा क्या करता है, जल एवं खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आता है, क्या आप में से कोई बता पाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया, याद रखना, बहुत बढ़िया, पहले ही आंसर दे दिया। ये कैसे पता था आप लोगों को? अब ध्यान से सुनना, जल एवं खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है रसारोहण। बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर दिया वेरी 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 गुड, रसारोहण कहलाता है। क्या कहलाता है? रसारोहण। ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ध्यान देना। आपसे पूछेगा वो, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, विपरीत परासरण, ये वो कुछ भी दे दे। तो पौधे जाइलम ऊतक जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक जल एवं खनिज लवण को लेकर जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? रसारोहण। क्या कहलाते हैं? रसारोहण। क्लियर? अब ये प्रक्रिया कैसे होती है, इस पर हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम जल एवं खनिज लवण का परिवहन। जल एवं खनिज लवण का परिवहन, खनिज लवण का परिवहन, लवण का परिवहन किसमें? तो आप बोलोगे पौधों में। इंसानों की बात नहीं कर रहे, हमने इंसान पढ़ लिए हैं बायोलॉजी में। पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन अब किस प्रकार से होगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। ये देखिए, अब एक पौधा बना देते हैं, यहाँ पर हम सारी चीज़ें व्यवस्थित आपको समझ में आएंगी। चलिए, तो सबसे पहले ये हमारा क्या आ जाएगा, एक पेड़ बना देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, ये मान लो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक पेड़ बना दिया हमने। इस प्रकार से इस पर हम अलग अलग शाखाएं भी बना देते हैं। ठीक है, अब इस पर अपन क्या बना देते हैं, इस पर थोड़े से पत्ते वत्ते बना देते हैं, एक आध दो पत्ते, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। पेड़ से बड़े तो सर पत्ते लग रहा है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा। अब ये इस पे हमने पत्ते बना दिए, यहाँ पर एक आध पत्ता और ले लो, ये पत्ता यहाँ आ जाएगा। अब सुनना, ये आपका पेड़ है और नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे इसकी जड़ें आ जाएंगी। नीचे क्या आ जाएंगी, इसकी जड़ें आ जाएंगी। ये लो, जड़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब याद रखना, जड़ों में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे से भाग निकले होते हैं। ये देखो, रूट हेयर बोला जाता है इन्हें, मूल रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। एक एक चीज़ ध्यान से समझते चलना तो काम हो जाएगा आपका। जल्दबाजी में हो तो बाद में देख लेना, याद रखना। ये देखो, अब ये क्या हो जाएगा आपका, मूल रोम बोलते हैं इन्हें, मूल रोम, रूट हेयर, मूल रोम। तो मूल है, ये जड़ है, और जड़ के अंदर भी क्या होता है, मूल रोम होते हैं। अब मैं जड़ में आपको पढ़ाऊंगा, रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब ये जो आपका पौधा है, ये जाइलम वाले भाग के द्वारा क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ये प्रोसेस हो रही है। अब ध्यान से सुनना, जल को ये लेकर जाएंगे, जल को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। अब ये पौधा कितना लंबा है, पौधा बहुत लंबा है। यहाँ से हमें इतना होते हुए यहाँ से होते हुए पत्तियों तक पहुँचना है। इधर पूरे में क्या करना है, हमें पानी लेकर जाना है, पानी को और खनिज लवण को लेकर जाना है। अब पानी और खनिज लवण कहाँ से मिलता है, वायुमंडल से मिलता है क्या? जल्दी बताओ, पौधों को पानी एवं खनिज लवण कहाँ से मिलता है?
देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे, जल्दी बताइए। पौधों को पानी एवं खनिज लवण कहाँ से मिलता है? अरे ये तो सरल सा प्रश्न है बच्चों वाला। बहुत बढ़िया, सॉइल से, मिट्टी से मिलता है। चलो इतना सभी को क्लियर है कि नीचे से मिलेगा, मिट्टी से मिलता है। क्लियर। तो अब एक चीज और मैं बता दूं, ये पूरी की पूरी प्रोसेस कौन कर रहा है? जाइलम ऊतक कर रहा है। मुझे एक पेज की जरूरत और थी, मैं यहीं बता देता हूं। अब ये जो जाइलम ऊतक होता है, याद रखना, यहीं बता देता हूं मैं कि जो जाइलम ऊतक होता है ना, जाइलम जाइलम वाहिका बोल दो या जाइलम ऊतक बोल दो, ये क्या होता है? ये निम्न से मिलकर बना होता है। ये आपको याद रखना, ये जो जाइलम ऊतक होता है ये किस किस से मिलकर बना होता है, तब आपको पता चलेगा। पेपर में गहराई में क्वेश्चन आएगा कि जाइलम का कौन सा भाग ये कार्य करता है। तो अब ध्यान से सुनना, जाइलम में क्या होता है? तो जाइलम में कुछ वाहिकाएं, आपने देखा होगा ट्रैकिट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ट्रैकिट्स बोल दिया जाता है, याद रखना, ट्रैकिट्स। ट्रैकिट्स मतलब वाहिनिका बोल देते हैं, वाहिनिका, वाहिनिका हिंदी में वाहिनिका, ट्रैकिट्स। और क्या होते हैं इसमें? तो वाहिका, वेसल्स भी होती हैं, वाहिका, वाहिका बोले तो वेसल्स, वेसल्स भी होती है इनमें। और कुछ क्या होती है? तो आप बोलोगे जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, ये पढ़ा चुका मैं, पेरेन्काइमा ऊतक के अंदर, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, पेरेन्काइमा। और किससे मिलकर बना होता है? जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, फाइबर। इतना आपको क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जाइलम किससे मिलकर बना होता है? तो जाइलम ट्रैकिट्स से मिलकर बनना होता है, जिन्हें हिंदी में वाहिनिका बोलते हैं, और वाहिका को बोलते हैं वेसल्स, और जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। और आपको मैंने बताया था ये स्थायी ऊतक के अंदर आते हैं। स्थायी ऊतक मतलब कि अब इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, मतलब इसमें अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं। तो ये जो भाग आप देखोगे, ये तीन भाग ये मृत अवस्था में पाए जाते हैं। ये वाला और ये वाला, ये कैसे होते हैं? ये मृत अवस्था में होते हैं, मृत अवस्था में होते हैं। ये मोटाई प्रदान करते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? इस वाले भाग में पाए जाते हैं, ये मोटाई प्रदान करते हैं। तो आप याद रखना, अधिकांश भाग कैसा होता है इसका? मृत होता है, और ये मजबूती प्रदान करता है। और जो वाहिकाएं होती हैं ये बीच में होती हैं। वाहिकाएं क्या होती हैं? बीच में होती हैं। तो ये आपको बताना है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि जाइलम का कौन सा भाग वास्तव में जल एवं खनिज लवण को लेकर जाता है? तो आप बोलोगे वाहिका, वेसल्स। इतना सभी को क्लियर हो रहा है? जल्दी बताओ, इतना क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर। चलो, आपको वाहिका क्या करती है? जल का संवहन करती है, जल संवहन करती है, जल का संवहन करती है। लेकिन जो ट्रैकिट्स होते हैं और बाकी सभी चीजें ये साथ देती हैं, साथ देती है मतलब क्या होता है? जल के परिवहन में सहायता करती है। इतना याद रखना है, परिवहन में सहायता करती है। अब जो आपका जल एवं खनिज लवण का परिवहन है, ये आसानी से नहीं होता, ये 3 स्टेप में पूरा होता है। अगर इतना क्लियर हो गया तो अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, क्योंकि 3 स्टेप बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न आते हैं। चलते हैं। वैसे मुझे ये चित्र यहीं पर, मुझे अब अगले पेज पर बनाना पड़ेगा। इतनी बेहतरीन पेंटिंग आगे बनानी पड़ेगी अब मुझे। इतना क्लियर? ओके, ऑल क्लियर। आगे बढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक भी अगर तुमने गलत करा ना क्वेश्चन, फिर समझ लेना तुम्हारी 3 दिन की क्लास की छुट्टी कर देंगे। अब देखो, अब हम देखने वाले हैं जल का परिवहन, जल एवं खनिज का परिवहन वास्तव में, क्योंकि वो थोड़ा जाइलम का बताना जरूरी था। तो मैं लिख देता हूं जल एवं खनिज का परिवहन, खनिज का परिवहन। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बढ़िया छोटा सा एक और चित्र बना ही देता हूँ लगे हाथों। ये देखिए, ये आपका एक पेड़ है, लंबा सा पेड़ है, ये लो, बस इतना ऐसा बना देते हैं अपन। ठीक है, तो ये पेड़ है और इसमें लगा देते हैं एक आध अपन पत्ता। पत्ते भी कितने खराब बन रहे हैं। चलिए, ये पत्ता बन गया, बहुत सुंदर।
चलिए अब ध्यान से सुनना, ये पत्ते भी हो गए। अब आप देख रहे हो ये तना है इसका, ये तना है बहुत लंबा है, ये लंबा है तना, ध्यान देना। तो लो इसको, ये लंबाई है और ये हमने देखा ये लंबाई बहुत लंबाई है, यहाँ से होते हुए क्या जाएगा, जल एवं खनिज ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो भैया कहाँ है पेड़, तो पेड़ जमीन में है, नीचे क्या है इसकी जड़ें हैं। तो ये हमने देखा ये क्या आ जाएंगी, ये इसकी जड़ें आ जाएंगी, याद रखना जड़ आ जाएगा, ठीक है। जड़ को क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मूल। मूल मूल याद रखना, जड़ को क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। मूल मतलब रूट, रूट रहता है। और ये क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे ये देखिए हल्की हल्की सी मैं लाइनिंग निकाल रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे, अब तो आपको पता चल गया होगा, पिछले वाले चित्र में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो इसको बोला जाता है, चलिए अब आप ही बता दो इसको क्या बोलेंगे। तो मूल रोम बोलेंगे, रूट हेयर, मूल रोम, मूल रोम रूट हेयर, रूट हेयर पाए जाते हैं। हम आगे देखेंगे, अभी इनके काम आएंगे सारे के सारे, क्लियर आए हैं, ठीक है। हाँ इसका YouTube पे भी हम कर देंगे, लेकिन ये आपको इस पे भी रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ध्यान देना इस पर भी रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, लेकिन 12 घंटे बाद या 6 घंटे बाद ही दोबारा रिकॉर्डेड क्लास में मिल जाता, और आपको आपके उसमें डाल देंगे, आपने जो परचेज़ किया है ना सभी वाले ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो अभी जो लेट जुड़े हैं वो भी ध्यान से सुनना, यूट्यूब पर भी इसको मैं अपलोड कर दूंगा आगे कभी, ठीक है। तो आप ध्यान देना, नहीं तो आप बोलोगे 2-4 दिन में ही कर देंगे। आप यहाँ ध्यान दो, पहले समझो, कोई लेट नहीं हुए, अभियाली चालू किया है, ये पेड़ का शुरुआत है। तो सबसे पहले हमको पानी पौधों के संपूर्ण भाग में भेजना है। तो पानी कहाँ है, खनिज कहाँ है, यहाँ है, ये देखो बड़े बड़े से बना देता हूँ। ये है आपका क्या, ये लो, ये क्या बनाया है मैंने सफ़ेद सफ़ेद, क्या आप बता पाओगे, बताओ जल्दी से। और पूरा फोकस इधर ही करना, खाना वाना बनाने में, खाने में मत करना। ये है खनिज, याद रखना क्या है, खनिज लवण है, ये खनिज है। अब क्या होता है, इतना आपको क्लियर हो गया ये खनिज है, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। इतना अगर आपको क्लियर है तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अब तो और दिक्कत नहीं आएगी। हाँ आप ध्यान से सुनना, ये क्या मैंने बनाया है, ये पूरा का पूरा हमने क्या देखा है, खनिज देखा है, ये खनिज लवण है पूरा। अब पौधे क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एक चीज़, एक बार और अब थोड़ा सा और इधर ले लें दो बीच में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ प्यार से और शांति से समझते हैं सारी की सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो खनिज लवण होता है ना, अब पौधे क्या करते हैं, पौधे की जो जड़ें होती हैं ना, ये जड़ें क्या करती हैं, पूरा खनिज लवण खींचती हैं। अब ध्यान देना, ये क्या है, ये पौधे की क्या है, जड़ें हैं, और जड़ों में क्या हो रहा है, जड़ों ने क्या करा है, खनिज लवण को खींचा, जड़ों ने क्या करा, खनिज लवण को। तो अब इनके अंदर क्या आ गया, खनिज लवण आ गया, इनके अंदर क्या आ गया, खनिज लवण आ गया। तो अब इनमें क्या हो जाएगा, पानी की कमी होगी कि पानी की वृद्धि होगी, बताओ जल्दी से मुझे बताओ। अगर जड़ों के अंदर खनिज लवण आ जाते हैं तो पानी की कमी होगी या वृद्धि होगी, जल्दी बताओ। ये खनिज लवण जड़ों के अंदर चलेगा, ये लो जड़ों के अंदर चले गए। अब जड़ों के अंदर क्या हो गया, खनिज की मात्रा ज़्यादा हो गई, पानी की कमी हो गई। और बाहर क्या है, बाहर पानी पानी है, बाहर जमीन में क्या है, पानी ही पानी है। अब क्या होगा, तो यहाँ पर एक प्रक्रिया होगी, याद रखना। अब इसको मिटा रहा हूँ, ये समझाने के लिए बनाया था। यहाँ पर क्या होगा, जो बाहर का पानी है, पानी हमेशा या गैसें हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती हैं। सांद्रता आंद्रता छोड़ो, अधिकता से कम की ओर जाती है। सिंपल सा समझो, सांद्रता समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर क्या है, बाहर पानी ज़्यादा है, जड़ों के अंदर खनिज लवण है लेकिन पानी कम है। तो पानी क्या होगा, जमीन से मूल रोमों के द्वारा या जड़ों के द्वारा कहाँ पर आएगा, पौधे के अंदर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रक्रिया होगी जिसे बोलते हैं परासरण दाब। याद रखना, ओस्मोसिस की प्रक्रिया होगी जिसे बोलते हैं परासरण की प्रक्रिया। परासरण,
परासरण की प्रक्रिया मतलब ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। ऑस्मोसिस मतलब परासरण दाब हो जाएगा, ऑस्मोसिस प्रेशर हो जाएगा। यहां पर क्या होता है इस प्रक्रिया में, यहां पर पानी मिट्टी से होते हुए पौधों की जड़ों में प्रवेश करता है। पौधों की जड़ों में क्यों करता है, मैंने आपको बताया, जड़ों में प्रवेश करता है, क्यों करता है, क्योंकि पानी में यहाँ पर सांद्रता अधिक है, पानी की सांद्रता मिट्टी में अधिक है, पानी की सांद्रता मिट्टी में, बाद में देखने वाले को इस सांद्रता में दिक्कत आएगी, ठीक है, पानी की सांद्रता अधिक है। और यहां पर हमने देखा खनिज लवण जड़ों के अंदर चला गया तो जड़ों में क्या हो जाएगा, जड़ों में कमी है, जड़ों में पानी की कमी है, जड़ों में पानी की कमी है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए पानी क्या करेगा, पानी यहाँ से मिट्टी से किस में जाएगा, तो आप बोल दोगे सर जड़ों में चला जाएगा। और यहाँ पर जड़ क्या करेंगी, एक दाब लगाएंगी, इसी को बोला जाता है रूट प्रेशर, मूल दाब के द्वारा। कौन सा दाब, तो पहली प्रोसेस कौन सी होती है, रूट प्रेशर, मूल दाब, रूट प्रेशर कौन सा हो जाएगा, रूट PRESSURE, रूट प्रेशर के द्वारा सबसे पहले मृदा में स्थित जल और खनिज लवण पौधे के अंदर प्रवेश करता है। पहली प्रोसेस समझ में आई या नहीं आई, बताओ जल्दी से। फर्स्ट प्रोसेस इतनी समझ में आई या नहीं आई, मूल दाब क्या होता है। मैं फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब पौधे तक पानी आ गया, अब क्या करेंगे भैया, ठीक है, अब जड़ों के अंदर क्या हो गया, पानी प्रवेश कर चुका है। यस, चलिए निशु जी, ओके, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है, यस। चलिए, तो अब आप देखोगे कि भैया पानी आ गया, ये तो सर मूल दाब के द्वारा तो छोटे छोटे से पौधे होते हैं, दूब वगैरह होती है जिनमें ज़्यादा लंबाई नहीं होती, तो पानी आराम से चला जाता है थोड़े से ऊपर। लेकिन जो पौधे 2-2, 5-5, 10-10, 20-20, 50, 100 मीटर लंबे होते हैं, सिकोया सिम्परबियरेंस कितना लंबा पौधा है, देवदार, चीड़ के पेड़, ये तो बहुत लंबे होते हैं, यहाँ पर पानी ऊपर कैसे जा पाएगा। तो अब यहां पर जो पानी आ चुका है वो क्या करेगा, वेसल्स के माध्यम से ऊपर जाएगा, लेकिन यहां पर एक बल काम करेगा। तो सेकंड नंबर पर जो तने के अंदर दूसरे नंबर पर बल काम करता है वो होता है ससंजक और असंजक बल। ध्यान से सुनना, ससंजक और असंजक बल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ससंजक एडहेसिव, को एडहेसिव, और एक आ जाएगा एडहेसिव, ससंजक एवं असंजक बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वैसे मैंने ये फिजिक्स में पढ़ाया है लेकिन बता देता हूँ, भूमिका निभाते हैं। अब कैसे निभाते हैं मैं बताता हूँ, देखो अब यहां पर ध्यान से सुनना, ससंजक एवं असंजक बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ससंजक मतलब समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल। अब यहां पर पानी अंदर आया तो अब क्या करेगा, पानी को पकड़ते हुए ऊपर 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 चढ़ता जाएगा। इस प्रकार से पानी के अणु एक दूसरे को पकड़ते हुए ऊपर 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 और बहुत ऊपर इस प्रकार चढ़ते जाते हैं, इसको ससंजक बल बोलते हैं। लेकिन ये जो आप देखते हो मोटी मोटी सी हमने इधर वो बनाई थी जाइलम की परत, तो ये भी क्या करती है, यहां पर देखो क्या होते हैं, जो लकड़ी है, आप सीधा सीधी भाषा में समझो, लकड़ी है, लकड़ी के अणु और पानी के अणु एक दूसरे को चिपका लेते हैं। तो ये असंजक बल होता है, असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल। मतलब जो पौधे का तना होता है उससे भी तो अणु क्या होते हैं, चिपक चिपक कर ऊपर चलते हैं। याद रखना,
चिपक चिपक कर जब वो ऊपर चलते हैं इस प्रकार से, तो इसी को बोलते हैं असंजक बल। तो समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल, असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल कौन सा होता है? असंजक बल होता है। इसके द्वारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई। अब धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन अब टॉप तक, पत्तियों तक पानी कैसे जाए? गंभीर मुद्दा है। ये तो हमको समझ में आ गया सर, जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज लवण चढ़ रहा है, ससंजक असंजक बल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी प्रोसेस आती है वाष्पोत्सर्जन। कौन सी आती है? थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन। याद रखना ये वाष्पोत्सर्जन, इसको हम आगे वाले स्लाइड पर देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इवेपोरेशन। वाष्पोत्सर्जन हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वाष्पोत्सर्जन। इतना क्लियर हो रहा है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ से प्रश्न पेपर में निकल के आते हैं वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं, अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक बढ़िया पेड़ यहाँ बना देता हूँ दोबारा, और फिर हम देखेंगे वाष्पोत्सर्जन। इतना वाली प्रोसेस तो हमने देख ली। अब हमको क्या करना है, यहाँ से ये वाली थोड़ी सी प्रोसेस पर चर्चा करनी है। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, एक पेड़ का पत्ता चाहिए। एक ये बना दिया हमने, एक ये बना दिया। ज़्यादा ही खराब बन गया ये तो। ये लो, ठीक है। पत्ता आप सभी को बनाना आता होगा, बना लेना। चलिए आप ध्यान से सुनना। अब हम पूरी बातों को अच्छे से समझते हैं। ये आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज़। अब हमने यहाँ तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हमने जड़ वाला भाग कंप्लीट कर लिया है कि भैया किस प्रकार से मूल दाब काम करता है, मूल दाब। फिर हमने देखा कि भैया किस प्रकार से हमारा ससंजक और असंजक बल काम करता है, ससंजक एवं असंजक बल काम करता है, असंजक बल काम करता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि किस प्रकार से पौधों के अंदर ऊपरी भाग तक पानी जा पाता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन। अब देखो जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है ये पौधे के कौन से भाग में होती है, तो यहाँ पर ये देखो छोटे छोटे से पत्तियों के अंदर आप देखोगे तो क्या पाए जाते हैं, आपको ऐसे 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 छोटे छोटे से दिखते नहीं है, हालांकि आपको बहुत छोटी कोशिका है। तो ये हल्के हल्के से रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं इसमें, जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या पाए जाते हैं? ये रंध्र। रंध्र को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। रंध्र पाए जाते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है रंध्र के माध्यम से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होती है, इससे वाष्प निकल जाती है बाहर। अभी हम बात करेंगे। तो जो रंध्र होते हैं याद रखना, ये कैसे दिखते हैं, तो ये इस प्रकार से दिखते हैं। जो रंध्र होते हैं वो ऐसे, ये क्या बना दिया सर, ये देखो, ये जो रंध्र है ना, ध्यान देना, रंध्र के दोनों ओर इस प्रकार से बीन शेप के आकार के, मतलब बीज के जैसे, बीन 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 के आकार के, दाने के बीज, बीज जो आता है ना यार, बीन आपने सेम वगैरह खाई होगी, सेम के आकार के, बीन के आकार की गार्ड सेल, रक्षक कोशिका पाई जाती है। रक्षक कोशिका क्या होती है? ये रक्षक कोशिका, इसको बोला जाता है गार्ड सेल, गार्ड सेल, गार्ड सेल। तो याद रखना पेपर में क्वेश्चन आता है, और बीच में जो भाग है वो है रंध्र आपका, ये वाला भाग है रंध्र। ये वाला भाग क्या कहलाता है आपका, तो ये वाला भाग आपका कहलाता है रंध्र, स्टोमेटा। ठीक है, हल्का सा ये छेद होता है, रंध्र होता है, ये क्या कहलाता है आपका स्टोमेटा। तो याद रखना रंध्र को नियंत्रित करने का काम, रंध्र को खोलने और बंद करने का काम कौन करता है? रक्षक कोशिका, गार्ड सेल करती है। बीन के आकार की रक्षक कोशिका रंध्र को नियंत्रित करती है।
गार्ड सेल रंध्र को नियंत्रित करती है, रंध्र को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? ठीक है, ठीक है। रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार होता है। इतना क्लियर हो रहा है? बढ़े आगे। चलिए अब ध्यान से सुनना। तो रंध्र क्या होता है? खुलता और बंद होता है जिसके माध्यम से बाष्पोत्सर्जन होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो हमारी रक्षक कोशिका है, ये आपको याद रखना है, रक्षक कोशिका। लेकिन जो रंध्र है उनके खुलने में और बंद होने के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूँ, ये भी आपको याद रखना है। रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए, रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए, खुलने एवं, मैंने एक हार्मोन बताया था, आप बता पाओगे क्या? रंध्र के खुलने एवं बंद होने के लिए, बंद होने के लिए पोटेशियम आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये याद रखना है, ये बार बार पूछता है। महत्वपूर्ण दिख रहा है ना सभी को? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भूमिका निभाता है। इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले तो ये क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर? यस यस यस, सभी को दिख रहा है ना? एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए। यस, चलिए। तो हमने ये देखा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, रंध्र के खुलने एवं बंद होने के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार होता है, मतलब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है? तो आप लगाओगे पोटेशियम आयन जिम्मेदार होता है। और हमने एक हार्मोन पढ़ा था, एक रसायन पढ़ा था जिसका नाम है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। IAA हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? ऑक्सिन के नाम से, इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन के नाम से जिसे हम जानते थे, IAA जिसका रासायनिक नाम था। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इतना क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखो, तो ये क्या करता है, जो आपका रंध्र है, देखो एब्सिसिक अम्ल भी हमने इसमें पढ़ा था कि वो भी क्या कर रहा था? रंध्रों को बंद करने का काम करता है। एब्सिसिक ABA के नाम से जाना जाता है। IAA भी क्या करता है? इंडोल एसिटिक एसिड भी बाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है, ताकि ज़्यादा मात्रा में ये ना हो पाए। तो अब ध्यान देना, अब सर ये बाष्पोत्सर्जन किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो याद रखना, जो रंध्र होते हैं ना, इनमें से क्या होता है? इनमें से जल बाहर निकलता है, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जल वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, रूप में बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, निकलता है। तो जल वाष्प के रूप में जब बाहर निकलेगा, ऊपर की चीज बाहर जाएगी तो नीचे से भी तो खिंचेगी। तो नीचे से पानी को खींचा जाता है, पानी अपने आप ऊपर आता है जब यहाँ से पानी बाहर निकलता है। और याद रखना, पौधे जितना पानी खींचते हैं उसका 80 से 90% वाष्प में बदल जाता है। 80 से 90% क्या हो जाता है? वाष्प के रूप में पानी बाहर निकल जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट रहे, मतलब आप जितना पानी निकाल रहे हो वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? 80 से 90% वाष्प के रूप में, तब तो नीचे से खिंचता है। सर ये वाष्प के रूप में क्यों निकालता है? ताकि क्या हो सके? जड़ों से पानी ऊपर आ सके और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा क्या हो सके? पौधे के तापमान का नियमन हो सके, पौधे के तापमान का, ताप का नियमन हो सके, का नियमन, नियमन हो सके। मतलब पौधों को भी तो यार गर्मी लगती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पौधों को भी तो गर्मी लगती है, वो भी गर्म हो जाते हैं, खड़े रहते हैं, क्या करें? तो पौधे अपने अंदर से क्या करते हैं? वाष्प निकालते हैं। अब उस वाष्प को कन्वर्ट होने के लिए भी तो एनर्जी लगती है, तो वो पूरी अंदर से निकल जाती है। और पौधों को तापमान नियंत्रित करने के लिए ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है, बाष्पोत्सर्जन। 80 से 90% क्या हो रहा है? यहाँ पर पानी वाष्प के रूप में निकल रहा है। किससे? रंध्र के द्वारा निकलता है, स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा को कंट्रोल कौन करता है? रक्षक कोशिका, गार्ड सेल करती है। और रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए, मतलब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है? तो आप बोलोगे पोटेशियम आयन जिम्मेदार है।
अब आप देखोगे कि पौधों के अब इतना क्लियर हुआ, एक बार मुझे बताओ हाँ या ना में आंसर दो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इतना सभी को क्लियर हुआ, फिर मैं आगे बढ़ूँ, हाँ या ना में आंसर दो। फिर मैं कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा, जल्दी से मुझे बताइए। इतना सभी को क्लियर, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न आते हैं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा, आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ। चलिए हाँ चलिए, तो आप ध्यान से सुनना। ये जो बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है, यहाँ इसको मिटा देते हैं। बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है, ये कब अधिक होगी, कब अधिक होगी बताओ। तो ये जो बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, तापमान अधिक होने पर अधिक होती है। तापमान अधिक होगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वायुमंडल में, वायु में आर्द्रता की कमी होगी। आर्द्रता मतलब पानी, सैचुरेशन, आर्द्रता की कमी होगी तो भी क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन अधिक होगी। तो ये बाष्पोत्सर्जन अधिक कब होता है, अधिक जब दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन तापमान अधिक होगा, दूसरी कंडीशन वायु में पानी की कमी होगी, आर्द्रता की कमी होगी। और पेपर में तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में नमी फैलाते हैं या पानी छोड़ते हैं। तो आप बोलोगे बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा पौधे नमी फैलाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि बाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है या ज़्यादा, ये हम कैसे पता लगाएंगे? क्या आप में से कोई बता पाएगा? जल्दी मुझे बताओ। बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया हो रही है उसको आप कैसे मापोगे, कितनी हो रही है या नहीं हो रही? तो बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसको मापने के लिए क्या किया जाता है, एक यंत्र होता है। सर धीरे धीरे आपने पूरी पत्ती तो मिटा दी, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दें हसरतों को कि कोई ख्वाहिश बाकी न रहे। और इसके आगे मुझे याद नहीं है, अभी बाद में बताऊंगा। आप ध्यान सुनना। तो हमने ये देखा तापमान अधिक है और आर्द्रता की कमी है, तो क्या हो जाता है, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया अधिक होती है। अब अधिक और कम कैसे मापेंगे? तो बाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है पोटोमीटर। क्या नाम होता है, याद रखना। हाइग्रोमीटर के द्वारा तो आर्द्रता का पता लगाते हैं, आर्द्रता कितनी है। अगर आपको बाष्पोत्सर्जन मापना है, बाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए एक यंत्र होता है पोटोमीटर। पोटोमीटर एक यंत्र होता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा बाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है। बाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है। आर्द्रता कितनी है ये तो हाइग्रोमीटर से माप लिया जाता है, ध्यान देना, ठीक है। थर्मामीटर टेम्परेचर बता देता है, लेकिन बाष्पोत्सर्जन कितना हो रहा है ये कौन बताता है, पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आप ध्यान से सुनना। ये आप बोलोगे सर ये गार्ड सेल खुलती और बंद कैसे होती है, ये रक्षक कोशिकाएं जो हैं वो खुलती और बंद कैसे होती हैं? तो इनकी दीवार पर एक दबाव लगाया जाता है जिसे टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब भी कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो गार्ड सेल में स्फीति दबाव के कारण होता है। तो याद रखना, स्फीति इनमें क्या हो रहा है, रक्षक कोशिका में क्या होता है, गार्ड सेल में, रक्षक कोशिका में स्फीति दबाव होता है। स्फीति दाब मतलब इनकी दीवारों पर एक दाब होता है जिसे टर्गर प्रेशर भी बोलते हैं, टर्गर प्रेशर, याद रखना। तब ये रंध्र को कंट्रोल करती है। तो रक्षक कोशिका स्फीति दबाव मतलब टर्गर प्रेशर के द्वारा क्या करती है, कंट्रोल करती है। सभी को इतना मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। स्टोमेटा क्या करता है, इसी के द्वारा, ये टर्गर प्रेशर के द्वारा, स्फीति दाब के द्वारा ये पूरा कंट्रोल करता है। क्या सभी पौधों में रंध्र पाए जाते हैं? मेरा क्वेश्चन है, ये बताइए क्या सभी पौधों में रंध्र पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? आप बताओ जल्दी से, क्या सभी पौधों में रंध्र पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? कितनी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, तो सब पौधों में होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ। सभी पौधों में रंध्र पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, जल्दी बताओ। मैं आगे बढ़ने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। हाँ, वर्षा जी का आंसर आ गया, बिल्कुल यस, पाए जाते हैं। और देखते हैं कितने लोगों के आंसर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी जितने लोग देख रहे हैं सभी आंसर दीजिए, ठीक है। और ये पूरे YouTube पे चले जाओ, आपको ये क्लासें जो अपनी यहाँ लाइन से चल रही हैं सारी की सारी, वो कहीं नहीं मिलेंगी आपको, पूरी ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है। चलिए, सुहेला जी का आंसर भी आ चुका है, ठीक है, ओके।
चलिए सभी ने आंसर दिया यस यस यस। तो मुझे बताओ पौधों के ऊपरी भाग पे पाया जाता है या निचले भाग पे रंध्र पाए जाते हैं? पौधों के ऊपरी भाग पे पाए जाते हैं पत्तों के, या निचले भाग पे पाए जाते हैं? रंध्र पौधों के ऊपरी भाग पे पाए जाते हैं कि निचले भाग पे पाए जाते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या आंसर दोगे? जल्दी से आंसर दीजिए, ऊपरी भाग या निचला भाग? ऊपरी भाग, बहुत बढ़िया। अभय कुमार जी का आंसर आ गया। लीप के निचले भाग में वर्षा जी का आंसर है। तो याद रखना ये सबसे पहले तो सभी पौधों में नहीं पाए जाते हैं, तो मैं बता देता हूं यहां पर आपको। तो रंध्र जो जल में डूबे हुए पौधे होते हैं, अभी मैं लिखा हुआ आपको दिखा दूंगा, जिन्हें जल निमग्न पौधे बोला जाता है। जल निमग्न पौधे स्टार बना के मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, स्टार बना के हम देख लेते हैं। जो जल निमग्न पौधे होते हैं, जल निमग्न पौधों में रंध्र नहीं पाए जाते, पौधों में रंध्र नहीं पाए जाते, रंध्र नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं। जो पौधे पानी के अंदर डूबे हैं उनमें कहाँ से रंध्र पाए जाएंगे? याद रखना ये पानी के अंदर जल निमग्न पौधों में नहीं पाए जाते हैं। बहुत सारे पानी के अंदर उगते हैं, लेकिन जो पौधे पानी के ऊपर तैरते हैं उनकी पत्तियों के सिर्फ ऊपरी भाग में, तो तैरने वाले पौधों के सिर्फ ऊपरी भाग में क्या होते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? सिर्फ ऊपरी भाग में रंध्र पाए जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मली वनस्पतियां होती हैं हमारे आसपास दिखती हैं, उनमें क्या होता है? रंध्र ऊपर और नीचे दोनों तरफ पाए जाते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, और कभी कभी तो उनके नाम पूछ लेता है वो आपसे, पोटैटो रंध्र कहां पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन भी बनेंगे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। चलिए मैं लगे हाथों ये चीज़ इतनी दिखाई है, तो यहाँ पर मैं एक बार वो आपको दिखाई देता हूँ। याद रखना कि रंध्र वाला, फिर मैं आपको एक एक ये पढ़ाऊंगा। ये पूरी आपको मैंने पढ़ा दिया है हालांकि, लेकिन यहाँ ध्यान दो। ये देखो, ये आप ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर वही की वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रंध्र को खोलने और बंद होने के कार्य बीन के आकार की, हमने देखा बीन के आकार की, बीन मतलब इस प्रकार से बीन के आकार की, इस प्रकार से आकार की क्या है? रक्षा की पीडीएफ भी दूंगा, कोशिका। रंध्र के खुलने तथा बंद होने के लिए पोटेशियम आयन तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और स्टोमेटा के खुलने बंद होने की प्रक्रिया स्फीति दबाव के द्वारा कंट्रोल होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है। हाँ ये देखिए, ये लाइन भूल मत जाना, याद रख लेना। अगर आपको बड़ा एग्जाम क्वेश्चन निकालना है तो बॉटनी की एक एक चीज़ कवर कर रहे हैं हम, ताकि पेपर में कोई दिक्कत नहीं आए। अब देखो, एक सहतूत प्रकार के रंध्र होते हैं, एक पोटैटो प्रकार के रंध्र होते हैं, एक ओट प्रकार के रंध्र होते हैं, और एक वाटर लिली प्रकार के रंध्र होते हैं। तो रंध्र अलग अलग प्रकार के हैं, ध्यान से सुनना। सहतूत, पोटैटो और आपका ओट और वाटर लिली, याद रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन आए, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा तब आपको क्लियर होगा। कुछ नहीं है, सहतूत प्रकार के रंध्र पत्ती के निचली एपिडर्मल सतह पर मौजूद होते हैं, मतलब पत्ती के निचले सतह पर मौजूद होते हैं, इसलिए इस प्रकार की रंध्रों वाली पत्तियों को हाइपोस्टोमेटिक पत्तियां, ये मैं आपको पत्तियों में पढ़ाऊंगा, आप याद रखो। ये तो नाम दिया है कि नीचे जिन पत्तियों में रंध्र रहते हैं उन्हें हाइपोस्टोमेटिक पत्तियों के रूप में जाना जाता है। लेकिन आप याद रखना, सहतूत प्रकार के रंध्र निचले एपिडर्मल सतह पर मौजूद होते हैं। पोटैटो प्रकार के रंध्र निचली सतह पर अधिक, नीचे अधिक, और ऊपरी सतह पर क्या होते हैं? कम पाए जाते हैं। सीधा लिख के दे देगा कि भैया निचली सतह पर अधिक, मान लो कोई पत्ती है तो पत्ती के निचले सतह पर तो क्या हो जाएगा? ये अधिक पाया जाएगा, लेकिन ऊपरी सतह पर कम पाया जाएगा। क्लियर? ओट प्रकार के रंध्र होते हैं, ये निचली और ऊपरी दोनों पर समान रूप से पाए जाते हैं, जैसे नॉर्मली पौधों में होते हैं, वो ओट प्रकार के होते हैं। वाटर लिली केवल पत्तियों के ऊपरी भाग में होती है, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा वाटर लिली, तो ये किस में होता है? ये जल में तैरने वाले पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे सर वाटर लिली प्रकार के रंध्र इनमें पाए जाते हैं। नॉर्मली हमारे आसपास पौधों में कौन से पाए जाते हैं? ओट प्रकार के पाए जाते हैं, जिनमें निचली सतह पर अधिक और ऊपरी सतह पर कम। वो पोटैटो प्रकार के और सहतूत प्रकार के रंध्र क्या होते हैं? निचली सतह पर ही पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, अब आपको और चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ हमारा क्या चल रहा था, हमने इस पर इतनी बात कर ली रंध्र पर, मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगी, सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस वो हमने बात ही कर ली है सारा का सारा। जड़ों से पानी को तनों तक पहुंचाने के लिए बाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है, और कब होती है, कितनी होती है, किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, हमने ये बात कर ली। अब एक चीज़ और
याद रखना ये तो रंध्र होते हैं, एक और रंध्र जल रंध्र कहलाते हैं। याद रखना एक और रंध्र कौन से होते हैं, जल रंध्र कहलाते हैं। अब आप सब लोग देख रहे हैं तो आप ध्यान देना, ये पौधे का जो टिप वाला भाग होता है ना, ऊपरी वाला भाग, शीर्ष भाग, पत्तियों का जो शीर्ष भाग है यहाँ पर, इस वाली पत्ती में शीर्ष भाग अपन यहाँ बना देते हैं, अपने हाथ में ही तो है, ठीक है, ये है। तो ये जो शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग ये वाला, यहां पर क्या होते हैं, पौधों के शीर्ष वाले भाग में जल रंध्र पाए जाते हैं। क्या होता है, जल रंध्र। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये शीर्ष वाले भाग में जल रंध्र पाए, रंध्र अलग हो गया और ये जल रंध्र हो गए, शीर्ष वाले भाग में ये पाए जाते हैं। और जल रंध्र क्या करते हैं, इनसे नॉर्मली आप देखोगे तो बिंदुओं के रूप में पानी निकलता है। ओस आप देखते हो ना, पानी ओस के रूप में पेड़ पौधों पे जम जाता है। आप जब हरी फसल के ऊपर हाथ फेरते जाते हो सुबह सुबह के टाइम, तो हाथ गीला हो जाता है आपका, या आप दूबा या घास में लेट जाओ तो आप पूरे गीले हो जाते हो, हल्की हल्की सी सर्दियों के मौसम में। तो ये क्या होता है, जल रंध्र, मतलब ये पौधे के शीर्ष भाग से जल की हानि होती है। पौधे के शीर्ष भाग से जल की हानि क्या कहलाती है, ये बिंदु स्राव के रूप में मैं लिख देता हूं, ये दिख रहा है ना आपको, बिंदु स्राव के रूप में, बिंदु स्राव, छोटे छोटे से बिंदुओं के रूप में, बिंदु स्राव के रूप में पौधे के शीर्ष भाग से, पौधे के शीर्ष भाग से जल की हानि, शीर्ष भाग से जल की हानि, जल की हानि क्या कहलाती है, तो आप बोलोगे बिंदु स्राव कहलाती है। क्या कहलाती है, बिंदु स्राव कहलाती है। इतना आपको, इनकी पीडीएफ भी सब मैं दूंगा आपको एप्लीकेशन पर, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं। जैसे टमाटर में भी हो जाता है, टोमेटो सभी पत्तियों में, दूबा में देख लेना, टमाटर में देख लेना, सारी जो पत्तियां रहती हैं उनके ऊपरी भाग पर पानी की बूंद रखी दिखेगी आपको। वो बूंद कहाँ से निकल रही है, ऊपरी भाग से निकलती है। याद रखना, ये जो शीर्ष में होता है जल की हानि, पत्तियों के अग्र भाग में भी हानि बोल देते हैं, होने वाली हानि होती है, ठीक है, जल की हानि। चलिए, तो आप इतना क्लियर हो गया, पौधे के संपूर्ण भाग में रंध्र पाए जाते हैं, पत्तियों के शीर्ष भाग में क्या पाए जाते हैं, जल रंध्र पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने क्या देखा, पहले तो हमने जाइलम के द्वारा जल का परिवहन देखा। याद रखना, कहाँ चला गया, जाइलम के द्वारा। अब ध्यान देना, एक जगदीश चंद्र बोस जी थे, आपको पता है ना जगदीश चंद्र बोस जी का नाम। जगदीश चंद्र बोस जी ने बोला कि जो जाइलम ऊतक होता है ना, ये पेड़ जीवित होता है, और जाइलम ऊतक के अंदर जो वाहिकाएं होती हैं, इनमें क्या होता है, स्पंदन होता है। स्पंदन होता है मतलब ये आगे पीछे फ्लैक्चुएट करती हैं। स्पंदन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, पौधों में पानी ऊपर की ओर जाता है। तो जगदीश चंद्र बोस ने बोला कि पौधों में जल एवं खनिज लवण स्पंदन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, पौधों के संपूर्ण भाग में जाता है। तो जगदीश चंद्र बोस ने क्या बोला, स्पंदन प्रक्रिया, स्पंदन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, जाइलम के द्वारा पौधों के संपूर्ण भाग में पानी को पहुंचाया जाता है। ये लाइन भी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो पेपर में कभी कभी ये भी दे देगा कि रसारोहण की प्रक्रिया जल स्पंदन के द्वारा, या ये बोलेगा कि स्पंदन के द्वारा होती है रसारोहण की प्रक्रिया। ये किसने बताया है, यह स्पंदन प्रक्रिया किसने बताई, तो जगदीश चंद्र बोस ने बताई। क्लियर। अब मैं आगे बढ़ूं। अब हमने जाइलम देख लिया, हमने देखा कि भैया रसारोहण क्या होता है। अब हमने 2 पढ़ा था, हमारा जाइलम कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं फ्लोएम पर। किस पर बात कर रहे हैं, फ्लोएम। छोटा ही सा है, अभी कंप्लीट हो जाएगा। फ्लोएम क्या काम करेगा, सरल सा है। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, इतना सभी को क्लियर हो गया। जाइलम हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है, और यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सभी बताए। ये आपका रंध्र को कवर करने का काम गार्ड सेल करता है, पोटेशियम आयन होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब हम देखते हैं फ्लोएम ऊतक या फिर फ्लोएम वाहिका। फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या काम करता है भैया, फ्लोएम, तो आप बोलोगे सर फ्लोएम पत्तियों में बने, यह अपन ऐसे लिख सकते हैं, यह पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को, पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को ऊपरी मुखी
ऊपरी, आप ध्यान से सुनना, ऊपरी मुखी एवं अधोमुखी प्रक्रिया के द्वारा पौधे के संपूर्ण भागों तक ले जाने का काम करता है, पौधे के संपूर्ण भाग तक। ठीक है, ये पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों को ऊपरी मुखी अधोमुखी प्रक्रिया के द्वारा पौधे के संपूर्ण भाग में या संपूर्ण भाग तक ले जाने का कार्य करता है, कार्य करता है। तो इतना आप सभी को क्लियर हो गया कि भैया जो फ्लोएम ऊतक होता है ये क्या काम करता है। और फ्लोएम को देखो, जाइलम ऊतक तो हमने देखा कि वाष्पीकरण प्रोसेस हो रही है और उसमें हमने देखा कि भैया ऑस्मोसिस प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो वो वहाँ पर ऊर्जा नहीं लगती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि होती है। इस प्रक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। लाने ले जाने में ऊर्जा लगती है भैया, तो ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा लगती है। कैसे, अभी मैं बताऊंगा। इतना क्लियर हो रहा है, हानि होती है। अब हम देखने वाले हैं कि हमने ये देखा पत्तियों भोजन को ले जाने का ये काम करता है, क्योंकि पत्तियों में भोजन बन गया, अब वो तने में भी चाहिए, जड़ों में भी चाहिए, और रात के समय में भोजन नहीं बनता तो जड़ों से दोबारा ऊपर चाहिए। तो ये पूरे भाग में लाने ले जाने का काम करता है। क्लियर। अब काम की बात आती है कि जो जब फ्लोएम ऊतक होता है, ये फ्लोएम ऊतक बना किस चीज़ का होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं फ्लोएम ऊतक बना किस चीज़ का होता है। ठीक है, फ्लोएम ऊतक या फिर फ्लोएम, ध्यान से सुनना, ये बना किस चीज़ का होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये बना होता है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब याद रखना, सीव ट्यूब को ही हिंदी में बोलते हैं चालनी नलिका। चालनी नलिका। क्लियर हुआ। एक होता है कंपेनियन सेल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, साथी कोशिका। साथी कोशिका होती है, एक क्या होती है, साथी कोशिका। कंपेनियन सेल बोल देते हैं, कंपेनियन, साथी कोशिका हो जाएगी। याद रखना, ये किसमें पूछा जाता है, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है, ज़्यादा कुछ नहीं तो यही पूछ लेता है। चालनी नलिका किसमें पाई जाती है, जाइलम, फ्लोएम, सब दे देगा। अब आपसे पूछा जाएगा तो ये दो और लिख देना आप, एक वही फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, और एक आ जाएगा आपका फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो हमने यही तो देखा था, फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम रेसे भी बोल देते हैं, फाइबर। ये जाइलम में सेम था और उसमें भी सेम है, फाइबर मतलब रेसा। ये भी कठोरता प्रदान करता है। अब पौधे में भोजन को लेकर कौन जाता है, तो याद रखना पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पौधे में भोजन लेकर कौन जाता है। तो याद रखना, पौधे में भोजन का स्थानांतरण कौन करता है, चालनी कोशिका स्थानांतरण करती है। तो फ्लोएम के अंदर भोजन का स्थानांतरण कौन करता है, चालनी नलिका करती है। इतना आपको याद रखना है। लेकिन जो साथी कोशिका है तो साथ निभाना, साथिया, अरे ये ज़्यादा ही हो गया, साथ ही ध्यान देना। तो साथी कोशिका मतलब ये क्या करती है, सहायता करती है, स्थानांतरण में सहायता, स्थानांतरण में सहायता करती है। और ये फ्लोएम ये भी मदद करने का काम करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पत्तियों में बन गया भैया, यहाँ पर मान लो क्या होगा, यहाँ ये पौधा है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये मान लो ये क्या आ जाएगा, आपका पौधा आ जाएगा। अब पौधे के अंदर क्या हो रहा है, भोजन का बन रहा है। तो आप बोलोगे सर पत्तियों में भोजन बन रहा है, ज़्यादा ही बड़ी बड़ी बन गई, अच्छी लग रही है। पत्तियों में क्या हो गया, भोजन बन गया भाई साहब।
अब पत्तियों में भोजन बन गया यहाँ 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 जहाँ भी हरित लवक पाया जा रहा है ये पूरे भाग में और क्लोरोफिल है। अब भोजन बन गया। अब भोजन को क्या हो रहा है, भोजन को यहाँ से यहाँ मान लो यहाँ फिर क्या होगा, ये भोजन बन के रखा होगा ग्लूकोज C6H12O6 ये बन के रखा होगा। अब यहाँ पर मान लो ये क्या है, कोशिकाएं, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इसको क्या लगती है, ऊर्जा लगती है, याद रखना। तो ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, ऊर्जा के द्वारा होती है। और ये ऊपरी मुखी और अधोमुखी सभी प्रकार से ये होती है, याद रखना। क्योंकि दिन के समय में क्या हो जाएगा, दिन के समय में क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। रात में अगर मान लो जड़ों में संचित है अगर ऊर्जा, तो ये ऊपरी भाग में भी तो जाएगी। जैसे मान लो आपने खाई होगी गाजर, तो खाई है ना सभी लोगों ने, ये इस प्रकार से आपने गाजरें खाई होंगी। तो गाजर का आप देखोगे ऊपरी भाग में क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है ऊपर, ये देखिए, लेकिन नीचे भोजन का संचय हो रहा है। तो रात में ऊपर भी जाएगा और दिन में ऊपर से नीचे आएगा। तो ये चारों दिशाओं में क्या करते हैं, भोजन को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये इतना ही याद रखना है इसमें, बस आपको ये याद रखना है कि जो फ्लोएम है ये जड़, तना, पत्ती, पौधे के संपूर्ण भाग में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, फ्लोएम जड़, तना, पत्ती, फल, फूल सभी भागों में पाया जाता है। जड़, तना, पत्ती, फल, फूल सभी भागों में क्या होता है, ये पाया जाता है। इसकी मैंने पीडीएफ में भी आपको पूरा का पूरा लिख के दिया है, याद रखना, ठीक है। तो इसमें स्थानांतरण की प्रक्रिया साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में होती है। ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से उसमें पीडीएफ में बताया है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये पदार्थ जड़ों के भंडारण अंगों, फलों, बीजों, वृद्धि वाले अंगों में लाए जाते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम। मेन कौन सा था आपका, जाइलम था, क्योंकि जल को ले जाने में बहुत दिक्कत आ रही है नीचे से ऊपर। ये जो फ्लोएम होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में काम करता है। तो ये तो नॉर्मली गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में काम करता है, तो दिक्कत ही नहीं आती। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में काम करता है, बल की दिशा में काम करता है, दिशा में कार्य करता है। अब मुझे लग रहा है कि अब आप सभी लोग इतना तो समझ चुके होंगे, इतना तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक मिनट रुकना, बताओ मुझे, इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया? चलिए आप ध्यान से सुनना, इतना मुझे लग रहा है। देखो पीडीएफ आज उस पर मिल जाएगी, पीडीएफ अभी आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ, और ये जो मैंने लिख के दिया है देखो प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ यहाँ पर आपको मैंने लिख कर दे रखी है, पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। कहाँ चली गई ये केल्विन चक्र है, एक मिनट रुकना। ये देखिए मैंने आपको पूरा लिख के भी दिया है, एक मिनट कहाँ है, हम अभी निकाल देते हैं, ढूंढ के निकालेंगे इसे। एक मिनट पहले ही हमने आपको पढ़ाया है, ये देखिए ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित आ गए हैं यहाँ पर, ये पोषक पदार्थ। चलिए ये हमने पोषक पदार्थ पढ़े थे, इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए थे, और यहाँ पर हमने ये पढ़ा था पौधे सांस कैसे लेते हैं, ये पादप में परिवहन। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। ये देखो पादपों में परिवहन, ये पूरा मैंने प्रॉपर लिखा है, मूल रोमों से कैसे जाता है, क्या होता है, जाइलम। अच्छा थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ, ये इस प्रकार से ये जाइलम, फ्लोएम, जाइलम कैसे काम करता है, ये पूरा का पूरा देखिए मैंने आपको पूरा लिख के दिया है। तो आपको टेंशन मत लेना, आप कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, हाथ से लिखा भी दूंगा मैं, ये चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम पादपों की खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। पादप के विभिन्न शरीर की जैविक क्रियाओं की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। ये सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको लिख कर दे दी हैं। फ्लोएम कितने प्रकार का है, सारी चीज़ें हैं, आपको अब क्लियर हो जाएगा। रसारोहण क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ठीक है, ये पूरा लिख के दिया है एक एक चीज़। बिंदु स्राव क्या होता है, ये भी हमने देखा है, ठीक है।
तो और अगर देखो जिसको भी अगर कंप्लीट जनरल साइंस पढ़ना है, जिसमें आपको साइंस भी कंप्लीट मिल रहा है, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस की रामायण बुक भी, ज्योग्राफी भी पूरी मिलेगी, लाइव क्लास मिलेंगी अभी 15 क्लास के साथ लाइव भी, कंप्यूटर मिलेगा पूरा का पूरा, बॉटनी मिल रहा है, हिस्ट्री मिल रहा है, पॉलिटी मिल रहा है, एमपीजीएस मिल रहा है, एनवायरनमेंट, मिसलीनियस चीज़ें भी मिल रही हैं, और इसमें अभी कॉम्प्लीमेंट्री में आपको क्या मिल रहा है, रीजनिंग भी मिल रहा है। तो ये सारा का सारा कोर्स कंप्लीट जीएस, आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको मात्र 999 रुपये में अभी मिल रहा है। ये आप अलग अलग लोगे तो आपका 5000 से भी ऊपर का बजट जाता है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। कोई अगर साइंस अकेला लेना चाहे तो 499 में कंप्लीट साइंस, इसमें बॉटनी भी मिल रही है, और अकेला बॉटनी वाला भी हमारा ये चल रहा है। तो YouTube वाले अगर एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहते हैं तो बेहतरीन पढ़ाई होती है, आप सभी लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं।